चलो लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्टेड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। वी कवर्ड सब्सटैंशियल पोर्शन टिल नफरा NFRA तक हमने किया था। अब ध्यान से सुनो, अराउंड मैंने आपको बोला था 12 मार्क्स तक विद MCQs ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चलो मेरे को बोलो, व्हाट आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। पहले क्या बनते हैं? बुक्स के हिसाब से हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रहेगा? ऑल राइट, क्या है सबसे पहले? ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, सेल्स एंड परचेजेस के अंदर आपका PNL हो गया, एसेट एंड लायबिलिटीज हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट या रिकॉर्ड्स मतलब क्या हो गई? बैलेंस शीट हो गई। सेल परचेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ गया। एंड कॉस्ट आइटम्स अगर कॉस्ट ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन MTP में 5 मार्क के लिए पूछ लिया। कुछ भी चीज कहीं भी पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब रवि लिमिटेड मेंटेन्ड इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यही रेड फ्लैग आ गया। सेक्शन 128(1) क्या बोलता है? इट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। बस खत्म हो गया इधर, ठीक है। स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन है रिस्पॉन्सिबल? कौन कौन था? कुछ रिवाइज करके नहीं आ रहे हो? कौन कौन था? देख के तो बोलो। MD? कौन सा MD? फाइनेंस वाला MD। ऑल राइट, फिर CFO अगर होगा तो CFO रहेगा। अगर ये कोई नहीं है तो कौन रहेगा? ऑल डायरेक्टर्स। ये याद रखना। पहले फाइनेंस वालों को पकड़ेंगे। MD या तो MD मैनेजिंग डायरेक्टर, वो तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग है, या तो उसको पकड़ो। CFO फाइनेंस, CFO है तो वो तो फाइनेंस का ही है, या MD ऑफ होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस के इंचार्ज है। अगर ये पोजीशंस आपके पास नहीं है, ये पोस्ट नहीं है, तो ऑल डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैन अ कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? पहले बस हाँ या ना? यस। एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया? नो। कंपनीज हैव टू मेंटेन, दे कैन मेंटेन, बट इट हैज टू बी एक्सेसिबल इनसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है? ये देखो मल्टीपल बार पूछा है। एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया। ऑल राइट, ठीक है। फिर ये हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2D, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 2D। बारबीक्यू लिमिटेड BBQ with its registered office in Hyderabad has 2 branch offices। देखो एक बार करो, ये कोशिश करो। इस पे अगेन सेक्शन 128 पे ही क्वेश्चन है। देखो 128 क्या बोलता है? 128 128 क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीवन and financial statements for each financial year. It should give what? View or state of affairs, branches के transaction and transactions at both registered office and branches। बराबर है? अब मुझे बताओ इतना पढ़ के ये हमने क्या समझा इधर? क्या बोलते हो? नीचे और भी कुछ था, पीरियोडिकल रिटर्न। ये देखो बुक्स रखनी किधर है? एवरीबडी बुक्स रखना किधर है? रजिस्टर्ड ऑफिस। बराबर है? at any other location can the books keep can the board of director keep the books of accounts? Yes,
दे कैन कीप एट एनी अदर प्लेस, बट किधर? इंडिया में। अगर रख रहे तो क्या करना है? विद इन 7 days दे हैव टू फाइल अ फॉर्म एओसी इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ सच प्लेस। इतने पे लोग ने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया। अब करो आंसर, अब करो आंसर। ये देखो 3 पॉइंट, इस पे ही था पूरा क्वेश्चन। If a company has a branch office in or outside India, it must maintain proper books of accounts at that office. मतलब ब्रांच पे ऑफिस होनी चाहिए एज पर सेक्शन 128(1), मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, शेड्यूल व्यू, स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑल द ट्रांजैक्शंस, बराबर है। इफ द बुक्स आर मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन ब्रांचेस के लिए क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली समरी रिटर्न्स भेजना है टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, दे मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर डायरेक्टर इंस्पेक्शन। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो क्वार्टरली रिटर्न्स भेजना है किसको? फॉरेन ब्रांच को। किधर? रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एंड दे आर ओपन फॉर डायरेक्टर इंस्पेक्शन। नाउ व्हाई समरी रिटर्न्स बेटा? फॉरेन ब्रांच शेड्यूल 3 थोड़ी ना फॉलो करेगी, उनके पास उनकी अकाउंटिंग सिस्टम जहां पे भी वो लोकेटेड है वो करेगी, तो वो अपने एक समरी रिटर्न, समरी इन द सेंस सेलिएंट फीचर्स, मेजर मेजर डिटेल्स आप बता दो एंड रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज दो। इज दैट क्लियर? अब तो बोलो आंसर क्या है। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्शन, the accounting transaction of the branches are recorded and all books of accounts are maintained in the branches। यहां तक तो ठीक है। The branch accountant of Delhi branch sent monthly and the branch account of London sent quarterly summarized trial balance, profit and loss account and balance sheet to the Hyderabad office। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है। दिल्ली वाला मंथली भेज रहा है, लंदन वाला क्वार्टरली भेज रहा है, बाहर वाले को क्वार्टरली भेजना है, तो यहां तक तो सब चीज सही चल रही है। वन ऑफ द असिस्टेंट्स मिस्टर नवीन raised the issue that the branches of the company maintain its books and records at its branches, so it defaults on not maintaining proper books of accounts at the registered office। क्या मतलब हुआ इसका? बोलो ना। Mr. Naveen further objected to the fact that the London branch sent their summarized return on a quarterly basis instead of a monthly basis। तो हमको ये तो वेरी क्लियर है, भग पागल हो गया, ये तो इनवैलिड है, बराबर है। इट इज डीम टू कंप्लाई बिकॉज फॉरेन ब्रांचेस आर सपोज टू सेंड their quarterly returns to their registered office, बराबर है। Relating to the place of maintaining and sending summarized returns thereof to the registered office by the branch offices of the company, referring to the provisions of the Companies Act 2013। देखो May 24, 5 marks, 5 मार्क के लिए सीधा सीधा लोग ने पूछ लिया। इसमें लिखना क्या है? प्रोविजन लिखना है बेटा आपको, ठीक है। ये बोल क्या रहा है? द ब्रांच अकाउंटेंट सेंड दिल्ली एंड द ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ लंडन sent quarterly summarized trial balance. One of the assistants of audit team raised the issue that the branches of the company maintain its books and records at branches, so it defaults on not maintaining the proper books of accounts at the registered office। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बोल बेटा।
मैं समझ गया, करेक्ट ही बोला। आरओ क्या बोल रहा है, ब्रांच रखा तो मैं क्या करूं, यही बोल रहा है ना। आरओ बोल रहा है ब्रांच में, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मतलब मैं क्यों बनाऊं वापस, समझ में आ रहा है। बट एवरीथिंग शुड बी मेंटेन्ड वेयर, एट द आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब आरओ कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि भाई डबल डबल काम क्यों करे, ब्रांच ने बना लिया तो हम क्यों करें वापस, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्या उसका ये कंटेंशन सही है, यस। क्या उसका ये कंटेंशन सही है, मिस्टर नवीन रेज द इशू दैट द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी मेंटेन इट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, maintain its books and records at branches, so it defaults on not maintaining the proper account at registered office. आरओ को proper accounts रखना है keeping branch in mind, ब्रांच को proper accounts थोड़ा ना रखना है keeping आरओ in mind, समझ में आ रहा है। Is that clear? Yes or no? समझा कि नहीं समझा, नहीं या ऐसा कैसा नहीं समझा, हाँ ठीक है। हाँ एंड बराबर, ब्रांच को बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने उसमें मेंटेन करना है, एवरी कंपनी को अपने ब्रांच के डिटेल्स अपनी बुक्स में रखने हैं, समझ में आ रहा है। ब्रांच अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो रखेगा ही रखेगा, बट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच विल गिव अ व्यू ऑफ द ब्रांच ऑफिसेज। तो आरओ हैदराबाद ऑफिस को अपना परफॉर्मेंस या अपनी चीजें लंदन ब्रांच वर्सेस हैदराबाद ब्रांच दोनों का मेंटेन करके रखना, हैदराबाद को तो रखना ही रखना है। यहां पे डिफॉल्ट क्या हो रहा था, आरओ हैदराबाद वाज नॉट मेंटेनिंग, दिल्ली एंड लंदन वर मेंटेनिंग, समझ में आ गया। तो इन कंटेंशन ऑफ मिस्टर नवीन इन द फर्स्ट केस वाज वैलिड, कंटेंशन इन द सेकंड केस वाज, फर्स्ट वाज वैलिड, हाँ बराबर, सेकंड वाज इनवैलिड। लंदन में उसने बोला मंथली भेजना है, बट हमने क्या बोला, हमको क्या चाहिए, क्वार्टरली, बराबर है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा 128(1) कहीं ना कहीं रिवाइज हो गया, क्वेश्चंस भी हमने देख लिया। अभी कुछ अलग क्वेश्चन है क्या, ठीक। हाँ, संजना joined a company named as Designer Cloths Limited as an independent director. In order to know more about the company, she wanted to inspect the books of accounts and minutes of the board meetings held during the previous 3 years. The company is keeping the books of accounts and other records at the RO, which is at Mumbai, whereas Sanjana resides in Kolkata. Therefore, through power of attorney, Sanjana authorized her friend. बकवास, नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है, हमने यही पढ़ा ना मेन, कि नहीं चलेगा बॉस, पावर ऑफ अटर्नी, फ्रेंड, ऑथराइज्ड, कुछ भी नहीं चलेगा। टू मेक एन इंस्पेक्शन एंड मिनट्स ऑफ द बुक्स ऑफ द meetings of the board, giving the relevant provisions of the Companies Act and rules, determine whether Avantika, September 24, 5 marks। तकलीफ ये नहीं है कि तुमको आंसर नहीं आता, तकलीफ ये है कि तुम लिखते नहीं हो बराबर। तुमने यहीं पढ़ लिया, तुमको समझ गया, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था कि नहीं सर बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, बिना पीओए के कैसे चलेगा, तुमको लिखना है एज पर सेक्शन 128 इफ मेंटेन्ड आउटसाइड डायरेक्टर हिमसेल्फ, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, बड़े आगे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया था, प्रिपरेशन ये भी हमने पढ़ लिया, AOC1 पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट ये बाकी है ना, हाँ इसको, हाँ वॉलंटरी एंड कंपलसरी, इसके भी क्वेश्चंस होंगे बट ये बाद में देखेंगे, बट ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी रिवीजन एंड कंपलसरी रिवीजन, वॉलंटरी एंड कंपलसरी। मुझे एक बात बताओ, फर्क कोई मेरे को बता सकता है दोनों में फर्क क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शंस, कहां कहां पे डिफरेंस आएंगे आपके, मेरे को बताओ। कोर्ट ऑर्डर आएगा, कोर्ट ऑर्डर कौन अप्लाई करेगा या कौन लेके आएगा, बोलो, कोई भी अथॉरिटी मतलब, सबसे पहले याद रखना, एज रिक्वेस्टेड बाय, समवन हैज टू अप्लाई,
ये कंपलसरी है. Someone has to apply to the court. Either the central government or the tax authorities, any concerned person, any body, any person will apply to the court. बराबर है. NCLT will review the request and then order the company to reopen the books. समझ में आ रहा है? ये याद रखना. बट वहां पे कितना था? वहां पे सुओ मोटो था ऑन इट्स ओन. यहां पे पीरियड 8 years और एनी एक्सटेंडेड पीरियड. वहां पे 3 years. याद है? ये डिस्टिंग्विश समझना. सेक्शन उधर पे यहां पे 3 years है, वहां पे क्या है? सॉरी, वहां पे यहां पे 8 years और एक्सटेंडेड पीरियड. यहां पे कितना था? 3 years. यहां पे 3 साल ही था. यहां पे जनरली फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट के वजह से ओपन किया जाता है. यहां पर क्या होता है? वॉलंटरी मिस्टेक के वजह से किया जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों में सिमिलैरिटी क्या था? रिविजन कैन बी डन ओनली वंस. क्लियर है? अब एक चीज थी इधर. हाँ, अब ध्यान से. सो व्हेन वी वर स्टडिंग वॉलंटरी रिविजन, तो हमने क्या बोला? डायरेक्टर्स विल फाइंड. तो डायरेक्टर्स अगर करेंगे बेटा, तो ध्यान से रखना क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन. नाउ कीप योर पेंसिल्स रेडी. याद रखो, व्हेनेवर डायरेक्टर्स आर फाइंडिंग दैट ये इनिशिएट होता है डायरेक्टर से, तो मतलब क्या लगेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा. स्पेशल ऐसा ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय वे ऑफ अ रेजोल्यूशन. पेन पेंसिल जो भी है नोटिंग करो, ठीक है? तो यहां पे लगेगा हमको बोर्ड रेजोल्यूशन. एंड बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद हमको क्या लगेगा? एनसीएलटी का अप्रूवल. ठीक है? मतलब वी हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी आस्किंग एंड सेइंग दैट सी दिस इज द रीजन वी आर फाइलिंग और वी वांट टू रिवाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है? अब पॉइंट नंबर 2 के बाद ना सीधा आ जाओ पॉइंट नंबर 9 पे. ऐसा चाहिए तो एरो बना लो. पॉइंट नंबर 2 के बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 9 पे. अब जो एनसीएलटी में आप एप्लीकेशन दोगे, तो एक बेसिक सी चीज है यार. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे? देखो सर, हम ये साल का चेंज कर रहे हैं. तो एनसीएलटी आपसे क्या मांगेगा? बोलेगा अच्छा बताओ डायरेक्टर्स का एड्रेस दो, सीएफओ के डिटेल्स चाहिए, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसके डिटेल्स मुझे बताओ. अच्छा वो टाइम पे ऑडिटर कौन था वो भेजो. समझ में आ रहा है? मतलब एनसीएलटी को भी जानना ही है ऐसा कौन सा ऑडिटर है जिसने साइन कर दिया और अब कंपनी बोल रही है कि हमको रिवाइज करना है. नहीं तो टेक्निकली ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा है तुमने? तो ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए था या क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए था. कुछ ना कुछ कमेंट या स्टेटमेंट आना चाहिए था ना ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर का डिटेल्स. तो ऊपर देखो डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन दिया है, तो मुझे रेजोल्यूशन की कॉपी भी चाहिए कि तुम्हारा डिसीजन ऑथराइज था या नहीं. ठीक है? ग्राउंड्स फॉर रिवीजन. व्हाई आर यू रिवाइजिंग? मैंने बोला ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तुमने कैपिटल रेवेन्यू कुछ गड़बड़ कर दी, या रिजर्व्स के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, या सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुए, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम हो गया. ठीक है? एंड डिस्क्लोजर इफ ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स आर चेंज्ड बिफोर अप्लाइंग. समझ में आ रहा है? ये तो मैंने तुमको उस टाइम भी डिस्कस किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू डिस्क्लोज कि ये चेंज से पहले किसी को हमने चेंज किया कि नहीं, ये रिक्वेस्ट से पहले हमने किसी को चेंज किया कि नहीं. एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड 14 days बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग. समझ में आ रहा है? डेट ऑफ हियरिंग मतलब व्हेन यू अप्लाई, एनसीएलटी आपको डेट देता है, ये डेट पे आपका केस सुना जाएगा. उससे कितने दिन पहले? 14 days पहले. एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या हो गया? 2 न्यूज़पेपर. एक क्या हो जाएगा? इंग्लिश, एंड दूसरा वर्नाक्युलर विच आर वाइडली इन सर्कुलेशन. ये क्लियर हो गया. ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर क्या रहेगा? इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर मीडियम में आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा दैट वी आर प्लानिंग टू रिवाइज. क्लियर है? अब ध्यान से बेटा, द ट्राइब्यूनल शुड इशू नोटिस टू द ऑडिटर. ऑडिटर को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं खोलेंगे वो लोग. जब हियरिंग होगी वो ऑडिटर को बुलाया जाएगा एंड उसकी बात सुनी जाएगी, उसका केस सुना जाएगा. समझ में आ रहा है? आफ्टर एन अप्रूवल अ जनरल मीटिंग में बी हेल्ड. नाउ व्हाट इज दिस जनरल मीटिंग? अप्रूव हुआ मतलब सॉरी आपको परमिशन मिल गई. ये जनरल मीटिंग कौन सी है? दिस इज एन ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या एनुअल, सॉरी देयर इज एन एनुअल जनरल मीटिंग एंड देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ये एजीएम की बात कर रहा है या ईजीएम की बात कर रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. देयर विल बी एन EGM and the reasons for revision must be published in English and vernacular languages. ठीक है?
अब वापस अडॉप्ट होंगे एट द जनरल मीटिंग। ये कौन सी जनरल मीटिंग है? वापस ईजीएम ही है, ये एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ईजीएम है। ईजीएम में क्या क्या सबमिट होगा? रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स स्टेटमेंट। एंड ये सारी चीज आपको कितने दिन में सबमिट करना है? 30 डेज। ऑलराइट, जहां अडॉप्ट हो गए ईजीएम के अंदर, उसके 30 डेज के अंदर आपको करना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। मतलब 129 मतलब क्या है? योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सारी चीजें तक ही आप कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? एनएफआरए। अब देखो एनएफआरए लंबा चौड़ा साइट है, बट इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एनएफआरए इतना पूछा नहीं है एनएफआरए, ठीक है। कहीं ना देखो, आई टेल यू, देयर इज अ क्लैश ऑफ ईगो। सुना आपने नफरा के बारे में? सुना है पहले? किसने? ऑडिट में ही सुना होगा, एएस में सुना होगा। किससे सुना है? सर से, शिवा सर से। क्या बोला सर ने? बोलो मुझे। कुछ नहीं बोला सर ने, बस। तो क्या सुना है? फुल फॉर्म क्या है? आईसीएआई और नफरा के बीच में बहुत सारा क्लैश ऑफ ईगोज रहता है। ठीक है, मतलब क्लैश ऑफ ईगो मतलब क्या है ना, नफरा नया नया है। नफरा एज कंपेयर टू आईसीआई 1949 ना। अब तक क्या हो गया? अब तक क्या हो गया? अब ये देखो फर्स्ट लाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट नफरा बाय नोटिफिकेशन टू प्रोवाइड मैटर्स रिलेटिंग टू, देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग एंड। वहीं आईसीआई को चोट लगा, आउच। हम एएस, हम इंडेस, हम एसएस बनाते, अब कौन आ रहा है? नफरा। समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं क्लैश होता ही होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि आईसीआई का या तो मे बी यू कैन से कंट्रोल डाइल्यूट हो, या पैरेलली तुम कोएलिशन में काम करो। समझ में आ रहा है? कितनी बार हो जाता है ना, अभी एपेक्स बॉडी आईसीआई के आगे कोई नहीं है। टेक्निकली ये डालने से उन लोग ने क्या किया, आईसीआई के ऊपर एक वॉच डॉग डाला। समझ में आ रहा है? वो ऑडिट में देखा होगा ना, वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। नहीं, अभी तक आएगा आएगा। ठीक है, मतलब गवर्निंग बॉडी। नैफ्रा इज टेक्निकली अ गवर्निंग बॉडी कि ऑडिट बराबर हो रहा है कि नहीं। ऑडिटर का ऑडिट कौन करेगा? नैफ्रा। आईसीआई बोलता है, अरे इतना बड़ा हो गया तू, हमारे बच्चे लोग का ख्याल तू रखेगा। तुमने बोला ना ऑडिटर इज ओनली एक्सपेक्टेड, ये तुम कैसे नहीं पढ़ा अभी तक? वही ना, इज ओनली एक्सपेक्टेड टू गिव ए ओपिनियन। वो तो बड़ा है ना, उसको ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि फ्रॉड तू ही निकाल के देगा। ये सब क्या है? आईसीआई अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है कि भाई तू अच्छा काम किया, कुछ भी हो, कंपनी खराब है, मेरा ऑडिटर अच्छा है। यही है ना टेक्निकली। कंपनी चाहे कुछ भी करे भाई, हमारे दिमाग में आया तो हम बताएंगे, नहीं आया तो कंपनी की फॉल्ट, हमारी फॉल्ट नहीं है। कि ऐसा हमसे नहीं पूछा जाएगा कि हमारा दिमाग क्यों नहीं चला, आपने क्यों नहीं देखा, आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया। अनलेस बहुत ग्रॉस नेग्लिजेंस है, मतलब एकदम दिख रहा है कि भाई गया गुजरा काम हुआ। अदरवाइज आईसीआई मैक्सिमम ट्राई करेगा अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो पॉइंट नंबर बी, देखो ओवरसाइट टू बी, ओवरसाइट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटर्स। समझ में आ रहा है? देखो पॉइंट नंबर 4 देखो, नेफ्रा रिसीव्स रिकमेंडेशंस फ्रॉम आईसीआई। बोला यार हम जो बनाते थे और हम लोगों को रेकमेंड करते थे, आज हमको किसको रेकमेंड करना है? नेफ्रा को। समझ में आया बेटा? क्लियर है? रिसीव्स रिकमेंडेशन फ्रॉम आईसीएआई, मे सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईसीएआई। तो चोट लगा ना कहीं। आउच। हाँ, ये एग्जैक्ट फीलिंग तुम बता रहे हो ना। नेफ्रा में रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। कहीं ना कहीं अभी टेक्निकली अगर बोलूं तो देर इज नेफ्रा, देर इज आईसीएआई एंड देन देर आर मेंबर्स। नेफ्रा इज एन ओवरसाइट बॉडी। क्लियर है? तो वो झगड़ा रिकमेंडेशन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप सेक्शन 133 देखो ना, एक मिनट ना,
हम्म अगर आप 133 देखो ना, 133 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाफरा से पहले 133 अगर आप देखोगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब क्या, एवरीबॉडी टू प्रिस्क्राइब क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एएस जितने भी प्रिस्क्राइब होंगे दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन 133। ये सेक्शन 133 है, ठीक है। अब ये देखो, और एनी एडेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई। एडेंडम मतलब कोई भी अटैचमेंट हुआ, कोई भी चेंज हुआ, कोई भी एडिशन हुआ, ठीक है, इन कंसल्टेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन बाय नफरा। ये है पेन पॉइंट, क्योंकि एएस का अप्रूवल हमको कहां से चाहिए, नैफ्रा से। समझ में आ रहा है? अंटिल नैफ्रा इज एसोसिएटेड इज एस्टैब्लिश्ड, तो बोले ठीक है, वी विल बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीआई। जब नया नया बना था ना, तब नैफ्रा नहीं था, तब बहुत प्रोटेस्ट, डिस्कशन, लफड़े हुए थे। ये क्या पावर डाल दिया, नोटिफाइड होते ना बेटा अलग अलग सेक्शंस, ये क्या डाल दिया, ये कब हो गया। जब नया नया था मेरे टाइम पे, व्हेन आई वाज योर एज, तब ये सब चीजें डिस्कस होती थी। अब आ गया है नैफ्रा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो अब सुनना ही पड़ेगा। अब इसमें, अब ये सारी चीजें ना बेटा आपको खाली रीड करनी है। मैं आपको बताता हूं कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन, मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंट, जस्ट रीड, पब्लिक इंटरेस्ट, हाई ओवरसाइट, मेंटेन ऑडिटर। देखो, मेंटेन ऑडिटर डिटेल, सम ऑफ द फंक्शनिंग्स, मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद दिस स्टैंडर्ड। अभी तक ये सब चीजें पूछा नहीं है और आने के चांसेस भी नहीं है। पूछते क्या है पता है, पूछते क्या है पता है, आई विल टेल यू। कॉम्पोजिशन ऑफ नाफ्रा, ये आता है ना क्वेश्चंस, तो इसमें से आता है कि नाफ्रा का कॉम्पोजिशन क्या है बेटा। देयर हैज टू बी वन क्या, चेयरपर्सन एंड 15 मेंबर्स, ठीक है। नाफ्रा हैज टू बी हैव वन चेयरपर्सन। अब देखो ध्यान से, चेयरपर्सन किसको, कौन अपॉइंट करेगा या नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड 15 मेंबर्स कैन बी देयर, दे कैन बी आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम, ठीक है। अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, जो हाईलाइट कर रहा हूं वो वाला लिखो, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल राइट। The chairpersons must declare no conflict of interest। मतलब क्या हो गया बेटा, they are not holding any shares, they are not involved in any industry, they are not working as directors anywhere, so there has to be no conflict of interest, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, थियोरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखो, they cannot be associated with any audit or related consultancy during their tenure and 2 years post tenure। ये नहीं रिजाइन करने के बाद आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया कोई कंसल्टेंसी फर्म। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो जब तक आप नेफ्रा का पार्ट हो, यू कैन नॉट बी एनी लाइक, कंसल्टेंसी क्या हो गया, बिग फोर, कोई टॉप कंसल्टेंसी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, 2 साल बाद तक भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ पार्ट टाइम मेंबर्स कौन रहेंगे, देखो, एमसीए रिप्रेजेंटेटिव, सीएजी कौन है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बराबर है। सीएजी का रिप्रेजेंटेटिव, समवन फ्रॉम आरबीआई, आईसीआई को भी डाला इधर, पार्ट टाइम मेंबर आप रह सकते हो नाफरा का, ठीक है। ऑल राइट, चेयरपर्सन ऑफ आईसीआई एएस एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड एक्सपर्ट्स इन अकाउंटेंसी या ऑडिटिंग, ठीक है। मे ऑल्सो अपॉइंट, ठीक है, यहां तक आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अपने को मेन क्या याद रखना है, एक चेयरपर्सन होगा बेटा, हाउ मेनी मेंबर्स,
everybody, एक chairperson and how many members? 15. Are you understanding? These 15 can be part time and full time. Appointment कैसे होगा? Central government की. ये part time members कौन कौन हो सकते? If you read you will remember. Nominated by MCA, RBI, SEBI, ICI president. Are you understanding? या CEG representative. क्लियर हो गया? तो ये मेंबर्स कौन होंगे? वो इधर होगा. इनको क्या डिक्लेरेशन देना है? दैट देयर इज नो, एवरीबॉडी, देयर इज नो conflict of interest and they cannot work with any consultancy simultaneously and 2 years after tenure. All right, 2 years after tenure. So everybody, composition of NAFRA, सबसे पहले कितना chairperson? Everybody, how many chairperson? 1. How many members? Whole time or part time? Both. How many? Now these members can be from MCA representative, RBI, SEBI, CAG and ICAI. इतना भी आपने याद रखा तो चलेगा. समझ में आ रहा है? All right. अब during their tenure can they work with any other consultancy firm? No. After their tenure cooling off period कितना है? 2 years. So they cannot work with any consultancy firm 2 years post their tenure. यहां तक हमको समझ में आ गया. And they have to declare that there is no conflict of interest. Is that clear? ठीक है. Meetings just read, क्योंकि प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब प्लेस, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तब मिलते हैं. हेड ऑफिस एमसीक्यू में याद रखना, हेड ऑफिस कंपनी में याद रखना, एमसीक्यू के लिए याद रखना न्यू दिल्ली. ठीक है. बाकी जस्ट रीड वाला है, यहां से नहीं आता. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नैफ्रा कौन किसके ऊपर लगेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नैफ्रा किसके ऊपर लगेगा? ठीक है. नैफ्रा 5 चीजों पे लगता है. जो उसकी अथॉरिटी है वो 5 चीजें. हाउ मेनी थिंग्स? 5. सबसे पहला वाला वो बोल रहा है यू एन यू आर लिस्टेड. अब लिस्टेड किधर? वेदर इन इंडिया और आउटसाइड. एडीआर जीडीआर याद है? एडीआर जीडीआर याद है? where the companies try to raise foreign funds through American depository receipt या global depository receipt. याद है? उसमें एक बैंकर होता है, तुमको मैंने एक्सप्लेन किया था. बराबर है? अब ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? वेदर इट इज लिस्टेड इन और आउटसाइड इंडिया. तो 5 में से एक हो गया लिस्टेड कंपनी. इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. ठीक है. अनलिस्टेड के लिए 500, 1000, 500, 500, 1000, 500, 500, 1000, 500. 500 क्या होना चाहिए? पेड अप कैपिटल. 1000 करोड़ क्या होना चाहिए? टर्नओवर. एंड लोन डिबेंचर, जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन कितना होना चाहिए? 500. तीनों या कोई एक? कोई एक. एनीवन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. लिमिट्स यू हैव टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आए ना तो इसमें से ही आए कि नैफ्रा एप्लीकेबिलिटी है क्या नहीं. सीएसआर भी मिलता जुलता है, सीएसआर में भी मिलता जुलता है. 500, 1000, 5, वहां पे 5 है, वहां पे 5 है. सीएसआर तुमने ऑडिट में किया है तो कॉलेज उसी में सीएसआर था. अरे रे क्या बात है इसमें सीएसआर है, यही चैप्टर में स्किप कर दिया था. ठीक है, ठीक है. एनीवे बेटा याद करो मेरे साथ ही. सबसे पहला वाला लिस्टेड. एवरीबॉडी, सबसे पहला वाला लिस्टेड. लिस्टेड क्या? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. इट कैन बी लिस्टेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो इट विल कम विद इन एनएफआर. नफरा ने सब बड़े बड़े लोग को लिया है. समझ में आ रहा है? तुम लिस्टेड है, तुम हमारे अंडर है. तुम बाहर लिस्टेड, तुम हमारे अंडर है. छोटा मोटा आईसीआई देख लेगा. समझ में आ रहा है? अभी देखो तो पेड अप कैपिटल कितना है? 500 करोड़. एंड क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, कैन आई से एटलीस्ट ना 500, 1000 एंड 500. 500 क्या है एवरीबॉडी? 500 क्या है? पेड अप कैपिटल. टर्नओवर कितना? 1000 करोड़. मतलब रिलायंस जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी, आईटीसी का ही 1000 करोड़ टर्नओवर रहेगा ना. टाटा, रिलायंस वगैरह छोटी छोटी कंपनीज का थोड़ी ना रहेगा 1000 करोड़. समझ में आ रहा है? क्लियर है? आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, मतलब एनी आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी एटलीस्ट हाउ मच? 500 करोड़. बट 500 करोड़ कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. All right, 31st March of the preceding, immediately preceding financial year. ये ध्यान रहे, बिकॉज करंट ईयर का लोन तो हमको साल के खत्म होने पे ही पता चलेगा. तो हम लास्ट ईयर का क्या रहेगा? वाई लास्ट ईयर का ऑडिटेड रहेगा ना बेटा.
लास्ट ईयर का ऑडिटेड रहेगा, वेरीफाइबल रहेगा, ट्रस्टवर्दी रहेगा। तो हम लास्ट ईयर के फिगर्स को रहेंगे तो ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। स्पेशल एंटिटीज, बिग कंपनीज, कौन सी कंपनीज? अरे बोलो ना यार। बिग, बिग माने बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्लॉज एफ वाले है ना, वही। या कंपनीज गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो बिग हो गई, स्पेशल है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड, अगर किसी को आगे डालना होगा तो हम डाल देंगे एनएफआरए। ठीक है, ऑल राइट। अब एंटिटीज रिफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है? एनीथिंग नोटिफाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर दी तो उसके ऊपर भी एनएफआरए नफरा लग जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, मटीरियल सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ अबव। मटीरियल, मटीरियल सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी ऑफ द एंटिटीज लिस्टेड अबव। मतलब आप ऐसी कंपनी हो जो लिस्टेड हो या नहीं हो या वॉटेवर, उसकी अगर एक सब्सिडरी कंपनी है, क्लॉज ए टू डी, यहां की कोई सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, बट ये सादी एसोसिएट नहीं, मटीरियल एसोसिएट। मतलब सी, इफ द इनकम, if income or net worth exceeds how much? 20% of the CFS, consolidated income or net worth of the parent company or the body corporate. मतलब if your associate company, just because you are an associate company या subsidiary company, नफरा नहीं लगेगा। They are saying if your associate or your subsidiary is contributing 20%, CFS किया है ना आपने? नहीं किया आप लोग ने, ठीक है। CFS क्या होता है आपको मालूम है ना? When you consolidate your subsidiary, joint venture या associate company के financial statements, ठीक है। अगर जो आप कंसोलिडेट कर रहे हो वो 20% ऑफ द नेटवर्थ या टर्नओवर है ना, तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा? नैफरा लगेगा। इसके लिए उसको नाम बोला है मटीरियल सब्सिडरी और एसोसिएट, बाय डिफॉल्ट नहीं, ओनली एंड ओनली इफ इट इज कंट्रीब्यूटिंग कितना? एक्सीड्स, याद रहे, एक्सीड्स 20 नहीं, ग्रेटर देन 20, एक्सीड्स 20 नहीं, ग्रेटर देन 20। इज दैट क्लियर एवरीबडी? हाँ, क्या बोल रहे हो? सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। हाँ, एक मिनट, हाँ बेटा। एक मिनट, हाँ बेटा, एक मिनट। क्वेश्चन, वैसे तो नेफ्रा पे अभी तक कुछ पूछा नहीं है लोग ने, अगर आया तो यहाँ से आने के काफी चांसेस है, यहाँ पे या उधर डिटेल्स के ऊपर से।
ठीक है। Everybody. A subsidiary or associate if entities listed in clauses A to D, ठीक है, incorporated or registered outside India if its income or net worth exceeds 20% of the consolidated income or net worth of the parent company or the body corporate. So if you are a material subsidiary company or associate company, now your parent can be in the, your parent company, your holding company can be outside India, yes or no? Yes. Or you can be a subsidiary or you can be a holding company of a company that is outside India. बराबर है। तो दोनों केसेस के अंदर वेदर यू आर रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बट किसका सब्सिडरी एसोसिएट, यू विल हैव टू, दे विल कम अंडर एनएफआरए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। सब्सिडरी और एसोसिएटेड मतलब क्या होगा, देखो अब सुनो 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 सुनो। अब तुम्हारे को क्वेश्चन आएगा, सर कंपनी है इंडिया में, मेरा ये है बाहर एसोसिएट कंपनी, बराबर है, हाउ विल नफरा गो हियर? यही टेक्निकली क्वेश्चन है, या ये डाउट आता है? दिस डिटेल्स, ये तो इस पे लगेगा ही, इसके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड्स लगने चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वाई आर द इंडियन एंटिटी, टैफरा के अंडर आना मतलब क्या है, जो ऑडिट क्वालिटी और जो कंप्लायंस है वो क्या करेंगे कि यहां से इंफॉर्मेशन मंगाएंगे, क्योंकि ये तो इधर है ना। ये नहीं बोल रहे हम यहां जाके इसके ऊपर वो करेंगे, बोलेंगे हमको इसका इंफॉर्मेशन चाहिए एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये अपने फॉरेन कंट्री के अंदर फॉरेन लॉस अप्लाई करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट वी वांट द इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड एज इफ इज हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक? बड़े आगे? हाँ हाँ। क्या क्या क्या, वापस बोलो। हम्म। नहीं, दोनों 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 बेटा, दोनों दोनों, वेदर और नॉट, टेक्निकली। ठीक है, दोनों। तुम बोल रहे इंडिया के बाहर है तो लगेगा, इंडिया के अंदर है तो लगेगा क्या, ये क्वेश्चन है ना? इंडिया में है तो भी लगेगा। चलो, एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान से सुनो, एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट governed by these rules must informed NAFRA of the auditor's particulars within 30 days। मतलब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मतलब इफ देर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसके ऊपर, अदर देन कंपनीज, इफ देर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसके ऊपर नैफरा लग रहा है, उसको सबमिट क्या करना है? डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर्स विद इन 30 डेज ऑफ कमेंस, रूल कमेंसमेंट मतलब क्या हो गया? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। अभी any company or body corporate remains governed by NAFRA for 3 years after it ceases, मतलब once applicable it will be applicable for at least 3 years। ऐसा नहीं कि एक साल लगा, दूसरे साल टर्नओवर कम हो गया तो ये साल नहीं लग रहा, 3 साल तक तो लगेगा ही लगेगा। सो एटलीस्ट 3 years। वंस एप्लीकेबल, यहां लिख दो साइड में चाहिए तो, once applicable it will continue for
3 years. Once applicable, it will continue for 3 years. ये वाला हो गया. Central government to prescribe. Yes. Now this is very important. Approval of financial statements by board of director. इसमें मल्टीपल बार क्वेश्चन आया. एंड आया किस पे है मालूम? कौन साइन करेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस पे आया है क्या? कौन साइन करेगा? एक बार जस्ट गो थ्रू, एक बार खाली रीड करो, एक बार खाली रीड करो. मोक्षिल रीड कर बेटा. ऑल राइट.
बड़े आगे, ठीक है। नाउ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले ध्यान से समझो, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बेसिकली ये बात किसकी कर रहा है? साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। दिस इज नॉट द मीटिंग, ऑल राइट, दिस इज नॉट द, हम मीटिंग वाली बात नहीं कर रहे कि एजीएम के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करें। ये बात क्या कर रहे हैं? बिफोर और अडॉप्शन से पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन साइन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या थे? 5 चीजें, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, बराबर है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग consolidated financial statements shall be approved by the board of directors and signed on behalf of the board by, now the question is देखो जहां जहां मैं बोला ना इंटरप्रिटेशन डाल सकता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन किस पे करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या सीएफएस पे या दोनों पे? कंसोलिडेशन के लिए कोई ऑथराइजेशन थोड़ी ना चाहिए, लॉ पे एप्लीकेबिलिटी है ना सीधा। सीएफएस अगर आपकी एसोसिएट या सब्सिडरी है तो आपको सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? एमसीक्यू में ऐसा ही कुछ आड़ा टेढ़ा पूछेगा, वो साइन किस पे करेगा? द बोर्ड ऑफ, दोनों पे। सोचो ना जरा, लॉजिक तो लगाओ। क्या लगता है तुषांत, किस पे साइन करना चाहिए? सब जगह ठप 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 जो मिला। होल्डिंग का रहेगा तो दोनों पे करेगा। क्यों होल्डिंग पे रहेगा तो दोनों करेगा? सब्सिडरी को पाल के थोड़ी ना रखा है उसने, इन अ वे। सब समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, he will sign only on the financial statement, CFS is to be included, याद रखना। CFS forms a part, because देखो होल्डिंग है, समझो होल्डिंग है, सब्सिडरी है, सब्सिडरी के खुद के डायरेक्टर्स है ना, खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करेंगे ना, तो एक दूसरे पे काय को साइन करवाएं? समझ में आ रहा है? जब सीएफएस बनेगा, सीएफएस किसका बनता है? होल्डिंग इन कंपैरिजन विद सब्सिडरी। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखना, साइन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसमें एक अटैचमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस अलोंग विद आवर सब्सिडरी वगैरह ये है। तो द साइनिंग विल ऑलवेज बी इंक्लूडिंग सीएफएस। तो सीएफएस इज लाइक एन अटैचमेंट, एडेंडम जैसा। समझ में आ रहा है? विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय सबसे पहले याद रखो, चेयरपर्सन और 2 directors, one must be MD if any. Everybody repeat after me, 1 chairperson and 1 or 2 directors and 1 must be MD. अब ध्यान से सुनो, चेयरपर्सन अगर साइन करता है तो एमडीज को साइन करने की जरूरत है या 2 डायरेक्टर को साइन करने की जरूरत है? ऐसा कुछ है? एक सिंगल सिग्नेचर ऑफ चेयरपर्सन इज ओके। क्यों? हाँ, चेयरपर्सन मतलब क्या? ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ना। अब सबने बोल दिया तू साइन कर दे, तो मान लिया ना इसने साइन किया, मतलब सबने साइन किया। समझ में आ रहा है? तो ओनली 1 सिग्नेचर ऑफ चेयरपर्सन इज ओके। चेयरपर्सन अगर नहीं है, देखो एग्जाम में यही घुमाएगा, चेयरपर्सन अगर नहीं है तो क्या चाहिए? 2 डायरेक्टर। एमडी नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स। एमडी है तो एक एमडी और एक डायरेक्टर। यह समझने, कॉम्बिनेशन समझने का कोशिश करो, ठीक है? तो साइन अगर होगा चेयरपर्सन तो सिंगल सिग्नेचर इज ओके। इफ चेयरपर्सन इज नॉट देयर वी नीड डुअल सिग्नेचर्स।
एंड अगर एमडी इज देयर तो दो में से एक एमडी चाहिए, वरना दोनों डायरेक्टर हमको चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया। एंड ये तो डायरेक्टर का गेम है। एंड सीईओ, सीएफओ एंड सीएस इफ अपॉइंटेड। ऑल राइट, सीईओ का चाहिए, सीएस सीएफओ का चाहिए एंड सीएस का चाहिए इफ अपॉइंटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीएस सीएस का अरे बेटा ये तीनों अगर अपॉइंट होंगे तो ही साइन करेंगे ना, अगर ये नहीं है तो कौन साइन करेगा? समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, कंपनी का सीईओ नहीं है तो क्या करोगे? पैदा करोगे सीईओ? नहीं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मतलब? हाँ हाँ हाँ, अगर है तो तीनों को ही करना पड़ेगा बेटा, है तो तीनों को करना पड़ेगा, इसके लिए एंड है, ये तो करेंगे ही करेंगे। अगर ये तीन है तो ये भी साइन करेंगे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से एवरीबडी, ओपीसी है, एफएस इज साइंड बाय वन डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? एफएस इज साइंड बाय वन डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू द ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट देयर ऑन। मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करके वो डायरेक्ट ऑडिटर को देगा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट उधर साइन करेगा। ओपीसी में वैसे भी कंप्लायंसेस कम होते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो डायरेक्टर है ये कौन होगा? बोलो। सोल मेंबर, सोचो ना जरा। बोलो। बेटा देखो, ध्यान से ध्यान से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एवरीबडी, चेयरपर्सन अगर एक है, एक से साइन होगा चलेगा, ओके। दो डायरेक्टर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। चेयरपर्सन हो गया तो इनकी जरूरत है नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है तो इनकी जरूरत है, हाँ। एमडी है तो दोनों में से एक की जरूरत है, हाँ। एमडी नहीं है तो दो सादे डायरेक्टर चलेंगे, यस। अब ध्यान से, सीईओ नहीं है, सीएफओ है तो सीएफओ साइन करेगा। सीईओ नहीं है, सीएफओ नहीं है, सीएस है, सीएस साइन करेगा। तीनों हैं, तीनों साइन करेंगे इन एडिशन। समझ में आ रहा है? सीईओ है, सीएस है, सीएफओ नहीं है, दोनों साइन करेंगे। इज दैट क्लियर? ये इफ अपॉइंटेड इज नॉट ओनली फॉर सीएस, वेर एवर दे आर देयर। समझ में आ रहा है? सीईओ, सीएफओ एंड सीएस वेर एवर दे आर अपॉइंटेड। इज दैट क्लियर? यहां पे आपको साइनिंग का फंडा समझ में आ गया? ठीक है। वन पर्सन कंपनी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज साइंड बाय वन डायरेक्टर। अभी एक ही मुझे ध्यान दो, यहां पे ना कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मैंने ही बनाया, मैंने ही साइन करा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और क्या बोल रहा था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन, मतलब क्या हो गया? इससे इफेक्ट क्या आएगा? खुद का बनाएगा तो खुद का गड़बड़ भी कर सकता है ना बेटा।
बट एनीवे वो ऑडिटर के लिए जाता है ना फॉर हिज रिपोर्ट देयर ऑन, वो ऑडिटर के पास जाता है ना टू रिपोर्ट देयर ऑन. नाउ ध्यान से सुनो, द ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ध्यान से, a signed copy of every financial statement including CFS. अब देखा, signed copy of every financial statement. Signing is always done on financial statement, not on CFS. Including CFS must be issued, circulated or published along with notes, auditor's report and board's report. अब समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो बोर्ड रिपोर्ट है. नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो बोर्ड रिपोर्ट है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से रिवाइज होती है, बोर्ड रिपोर्ट अलग से रिवाइज होती है, ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिटर देता है जो आप ऑडिट में पढ़ते हो. इज दैट क्लियर बेटा? यस और नो? ठीक है. अब ध्यान रहे, आगे बढ़ेंगे, रुक जाओ वो आगे कवर करूं. अब इसमें जो डायरेक्टर रिपोर्ट है ना वो भी देखो, द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, रीड करना, रीड वाला पार्ट है ये. सो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन. द रिपोर्ट शुड हाईलाइट द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स. ठीक है, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस. नाउ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ड्यूरिंग देयर रिपोर्टिंग पीरियड. देयर मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स का परफॉर्मेंस. ठीक है. अब ध्यान से, अब ये देखो यहां से ना इजी वाले पकड़ लो. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट? अगेन एग्जाम में ये आया नहीं है, अभी तक नहीं पूछा इतना डीआरएस के. आ सकता है ना, तो ये आ सकता है, ऐसा होता है ना गट फीलिंग अंदर से. डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. एनीवे इधर आ जाओ. बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले तो यही लिख लो, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा? डीआरएस रहेगा. डीआरएस क्या है? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. ये क्रिकेट का डीआरएस नहीं है. ठीक है, ठीक है. देखो बोर्ड की मीटिंग्स कितनी हुई थी. ठीक है, फ्रॉड कुछ अगर डिटेक्ट हुआ तो 143(12) पढ़ा है तुमने? तो वो आएगा उधर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. ठीक है. पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन. डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होते हैं, डायरेक्टर्स का पैसा कैसे दिया जाता है, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कैसी होती है, डायरेक्टर ने कितनी मीटिंग्स रखी. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पॉन्स. अब ये तीनों चीजें तुम समझते हो ना, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन एंड, समझते हो कि नहीं? ऑडिट में आया ना क्वालिफाइड रिपोर्ट या एडवर्स रिपोर्ट. तो अगर ऑडिटर की ऐसी कोई रिपोर्ट आई है तो बोर्ड इज सपोज टू रिस्पॉन्ड और रिप्लाई टू इट. समझ में आ रहा है? बोर्ड के ऑडिटर को बोलेगा चल रिपोर्ट चेंज कर दे, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, ब्लैंक चेक हो सकता है बेटा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंटीग्रिटी होती है. ठीक है, ओके. लोन गारंटी, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ दिया, कंपनी के अफेयर्स, रिजर्व्स, डिविडेंड. बस इतना तुमने याद रख लिया तो बस है. बहुत कुछ आता है. सम ऑफ द थिंग्स इफ यू रिमेंबर इट्स ओके. इजी वाली चीज है. अपॉइंटमेंट, काम क्या किया, ऑडिटर को क्या रिप्लाई किया, मीटिंग्स कैसे हुई, कितनी हुई, कंपनी का क्या स्टेट है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या फ्यूचर है, कितना डिविडेंड रिकमेंड कर रहे हो, कितना रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो. ठीक है, ऑल राइट. ये एक याद रख लेना, डिटेल्स ऑफ सीएसआर. डिटेल्स ऑफ सीएसआर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. पी एन क्यू. In case of listed company or and public company with paid up share capital of 25 crores or more, मतलब greater than equal to 25 crores, यहां पे तुमको तुम्हारा खुद का SWOT एनालिसिस करना है. मतलब तुम बड़े कंपनी का डायरेक्टर है, बता तुमने क्या किया, तुमने क्या उखाड़ लिया भाई. यस, a statement indicating the manner in which formal annual evaluation of the performance of board.
कि भाई इंडिविजुअल डायरेक्टर्स कैसे आए, क्या काम किया, क्या क्वालिफिकेशन है, बिकॉज देखो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा है, एंड आफ्टर अ हायर लिमिट वी नीड क्वालिफाइड पीपल। एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कि तुम खाली टाइम पास करके बैठा था कि तुमने एक्चुअल कंट्रीब्यूट किया, मतलब तुमने कोई डील्स की, तुम्हारे वजह से प्रॉफिट बढ़ा, तुमने कोई एरिया को कॉस्ट कम किया, तुमने कोई एरिया को रीवैम्प या रेनोवेट किया, ये पूरा डिटेल आना चाहिए। सो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25। तो लिस्टेड तो है ही, या तो पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 crores और मोर, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग देयर फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन। खुद का परफॉर्मेंस अप्रेजल सुना है ना, बस परफॉर्मेंस अप्रेजल इधर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अब अदर मैटर्स है, अदर मैटर्स। अब ये देखो, साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, डू नॉट कंफ्यूज, नॉट टू बी कंफ्यूज बाय साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्क क्या है इधर? चेयरपर्सन वहां भी था, यहां भी है, एवरीबडी। चेयरपर्सन वहां भी था, यहां भी है। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर्स या वन एमडी, वहां भी था, यहां पर भी है। एंड कंपनी विद वन डायरेक्टर, ओपीसी मतलब अगर एक डायरेक्टर है तो वो एक डायरेक्टर साइन करेगा। सीईओ, सीएफओ एंड सीएस डू नॉट साइन बोर्ड रिपोर्ट। सीईओ, सीएफओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईओ, सीएफओ, सीएस, दे डू नॉट साइन बोर्ड रिपोर्ट। दे साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दे डू नॉट साइन बोर्ड रिपोर्ट। तो यहां पे कहीं लिख दो तो तुमको क्लिक होगा, सीईओ, सीएफओ एंड सीएस डू नॉट साइन बोर्ड रिपोर्ट। अब देखो अदर मैटर्स में इसको मार्क करो। देखो इसके अलावा रूल 8 में अदर मैटर्स भी है, ये एक ही चीज चल रही है। अब इसमें देखो डिपॉजिट्स का तुमको मालूम है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर ना, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स कितने थे, और डिपॉजिट्स जो नॉट इन कंप्लायंस है, समझ में आ रहा है, मतलब जो तुमने नहीं रिफंड किए, नहीं वापस करे, जो नॉट इन कंप्लायंस है वो। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स याद रख लो। ये देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ऑडिट, अरे याद आ रहा है कि नहीं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये ऑडिट से बहुत मिलता जुलता है, बहुत सारी चीजें ओवरलैप होगी। इनफैक्ट कंपनी ऑडिट किए रहे हो, करा होगा ना तुमने कॉमन, तो वो वहीं कवर हो गया, सेम हो गया, फिर मैं यहां नहीं कवर करूंगा कॉमन पार्ट। हाँ, अच्छा वो देखेंगे किसने कहां डाला है, ऑफकोर्स छोड़ेगा नहीं, वो होता है हर बार ऑडिट एंड लॉ में, दिस ऑलवेज हैपेंस। अगर उन्होंने कवर किया तो मैं नहीं करूंगा, उन्होंने नहीं किया तो मैं करूंगा, ऐसा। वो कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों ने बोला एक दूसरे पे और हम लोग आगे चले गए, नहीं नहीं नहीं। वॉट एवर रेलेवेंट पार्ट दैट वी ऑलवेज डिस्कस टीचर्स, ये हमेशा लॉ ऑडिट का चक्कर रहा है। ठीक है, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ एनी, और ये याद रख लेना, तुमको याद ही रहेगा, ठीक है, तुम भूलेगा नहीं ये। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इधर है, इधर है बेटा, पहले ही ढूंढ रहे हैं पॉश को। हाँ 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 हाँ, पॉश, जो पॉश ट्रेनिंग्स और ये सब होती है ना, अगर तुम्हारे पे अगर कुछ हुआ है या कंप्लायंस कमेटी तुमने बनाई है, तुम्हारे पे एप्लीकेबल है, तो तुमने ट्रेनिंग्स किया, कोई कंप्लेंट आया, पॉश तो सेंसिटिविटी के लिए बेटा। हाँ वैसे ही मिलता जुलता, पॉश इज फॉर सेंसिटिविटी, कि लेडीज से बात, आजकल ऐसा ही हो गया ना, आदमी लोग को मालूम नहीं है लेडीज से क्या बात करने का, कैसा बात करने का, कभी कुछ भी बक देता है, समझ में आ रहा है। तो बोला उनको जरा इंसान बनाने के लिए देयर आर पॉश ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि इन केस देयर इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो इंटरनल कमेटी होनी चाहिए, अगर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, कोई डिस्चार्ज हुआ, कैसे सॉल्व हुआ, वो सब चीजें। ऑफकोर्स नाम वगैरह मैटर नहीं लिखना है, बट तुमको बोलना है कि कंप्लायंस हुआ है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, बस। कंपनी को कितनी पेनल्टी है, 3,50,000। नाउ रिमेंबर देर इज नो जेल टाइम हियर, देर इज नो इम्प्रिजनमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। कौन सा? साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट,
साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अब यही सिंपल बात है ना, बोर्ड रिपोर्ट को साइन नहीं किया तो थोड़ी ना जेल में भेज देगा। ठीक है, अब ध्यान से। अब व्हाट डू यू मीन बाय अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय अब्रिज्ड? व्हाट डू यू मीन बाय अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट? हाँ, किसी ने तो बोला समरी, शॉर्टेंड। अब्रिज्ड मतलब शॉर्टेंड या समराइज्ड। अब इतना सारा बोर्ड रिपोर्ट देख के ही चक्कर आया, अरे कितना लिखेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, एक किताब ही बन जाएगी। तो उसने क्या बोला, हमने बोला ना ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए क्या है, अब्रिज्ड। समझ में आ रहा है? अब्रिज्ड मतलब शॉर्ट या समरी। समरी में क्या रहेगा, वेबसाइट, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, डीआरएस। समरी में इतनी चीजें चाहिए, सब चीज नहीं चाहिए। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, अगेन रीड थ्रू वाला है। ऑलराइट, फ्रॉड, स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल समरी, मटेरियल चेंजेस। ठीक है, तो मैं एक बात बोलूं तुमको, ये याद कर, ये रीड कर लिया ना, ऑटोमेटिकली ऊपर कवर हो गया। ये कॉमन दोनों जगह लगता है, डिटेल में भी लगता है, अब्रिज्ड में भी लगता है। समझ में आ रहा है? बस यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना, ये वाला कहां गया, ये एनुअल इवैल्यूएशन, बस। नहीं तो ये दोनों पॉइंट्स, ये लोग बोल रहे हैं ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज को इतने ही डिटेल्स, फ्रॉड अगर कुछ हुआ, स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स, फाइनेंशियल समरी, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें भी काफी है। डिविडेंड वगैरह नहीं लिखना स्मॉल कंपनी और उसके अंदर, ओपीसी कैन नॉट डिक्लेयर, वो एक ही मेंबर है। समझ में आ रहा है? डिविडेंड, डिविडेंड, हाँ ऐसा वहां पे ऐसा नहीं लिख देना डिविडेंड, ध्यान देना वो डिविडेंड वाला पॉइंट। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। ठीक है, डीआरएस, अगेन डीआरएस अभी तक नहीं पूछा गया बेटा यहां तक, बट फिर भी इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। एक होता है ना, अभी ये सितंबर का पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ आड़ा टेढ़ा पूछा तो डीआरएस आ सकता है इसमें, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। बेटा ये सब क्यों करवा रहे, देखो एक पर्पस समझो ना तो याद रखना पॉइंट्स इजी हो जाएगा। लॉजिक क्या है, तुम जिम्मेदारी ले रहा है ना बोर्ड रिपोर्ट, तुमने ओवरऑल कंपनी का जो संभाला है पॉइंट, कि तुमने ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, तुम बोल रहा है कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तुम तो एम्प्लॉयज को नहीं, वो सीधा डायरेक्टर्स को पकड़ के डायरेक्टर्स से आंसरेबिलिटी लेते हैं। क्योंकि एक कंपनी के तो 1000 एम्प्लॉयज होंगे यार, कहां कहां किस किस को पकड़े। अब तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहा है तो तुम उतना रेम्यूनरेशन भी तो ले रहा है ना, ले रहा है कि नहीं, तो उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि नहीं बनती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए बोर्ड रिपोर्ट का वन ऑफ द थिंग्स इन बोर्ड रिपोर्ट इज अ डीआरएस, अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब ये देखो पॉइंट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट शैल स्टेट दैट एएस वर फॉलोड, मतलब तुमने अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड अगर कुछ डिविएशन होगा तो तुम वो भी एक्सप्लेन करोगे। तो जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं वो मार्क करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो अगर हम डिविएशन करते हैं तो हमको क्या मेंशन करना पड़ता है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, प्लस उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी बताना पड़ता है। बराबर है? तो देखो तुमने एएस फॉलो किया, तुमने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की, तुम्हारा बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, पॉइंट नंबर सी, ये देखो ये गोइंग कंसर्न के बेसिस पे था। एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू सेफ गार्ड, मतलब क्या हो गया बेटा, कंट्रोल सिस्टम्स है तुम्हारे बराबर से। ऑडिट में किया ना कंट्रोल, हर जगह वही आता है कंट्रोल। ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम्स वर प्रॉपर एंड ऑपरेटिंग। अब देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किया है तुमने, क्या है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? तो डायरेक्टर क्या बोल रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए, बराबर थे, फाउंड एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बनाया भी, प्रॉपर भी था एंड काम भी कर रहा था। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, डायरेक्टर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? एंड यू आर फॉलोइंग ऑल एप्लीकेबल लॉज, जो भी तुम्हारे पे ग्रेचुटी लग रहा था तो तुमने ग्रेचुटी फॉलो किया, पेमेंट ऑफ बोनस लग रहा था तो बोनस फॉलो किया,
प्रोविडेंट फंड पीएफ लग रहा था तो तुमने पीएफ फॉलो किया, ऑल एप्लीकेबल लॉज, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑल राइट, सब लॉज तुमने प्रॉपरली फॉलो किए। कंप्लायंस मतलब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग करनी थी तो तुमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया है, जीएसटी के रिटर्न्स बराबर से फाइल किए, आईटीसी के प्रोविजंस तुमने बराबर से फॉलो किए, दैट यू हैव फॉलोड एंड कंप्लाइड विद ऑल एप्लीकेबल लॉज। कोई भी कहीं भी तुम्हारा डिफॉल्ट नहीं है। साइन किया, बाद में पता चला डिफॉल्ट, तो सीधा क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमने साइन कैसे किया, इंटीग्रिटी पे बात आ गई। तुमने अगर नहीं किया था तो लिख देना था कि वी फेल टू कंप्लाई विद ग्रेचुटी। अकाउंटिंग तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी आता। रहो ऑनेस्ट रहो, गलती भी तो बताओ लोगों को, दैट इज द होल पॉइंट और लॉजिक बिहाइंड इट। अब देखो ये तुमको ऑलरेडी आता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या है ये, पढ़ा है कि नहीं? अरे सच्ची बोलो यार। अच्छा, लॉ का कोई पॉइंट बेटा सेम है, ऑडिट लॉ थोड़ा उधर वो पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, समझ में आ रहा है, अलग अलग कुछ नहीं है इधर, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूं यार, मुझे, मैं ऑडिट टीचर नहीं हूं। सेफ गार्डिंग कंपनीज एसेट फ्रॉम मिसयूज, लॉस और डैमेज, क्या मतलब हुआ इसका? ताला चाबी लगाया बराबर। अगर एकदम बेसिक सिंपल फॉर्म में बोलूं तो ताला चाबी बराबर लगाया कि नहीं, एसेट रजिस्टर था कि नहीं, इन्वेंट्री रजिस्टर था कि नहीं, इशू मतलब जो मटेरियल इशू हो रहा था वो बराबर से हुआ कि नहीं, सीसीटीवी कैमरास बराबर से लगाए कि नहीं, सिक्योरिटी बराबर से दी कि नहीं। सो बेसिकली पब्लिक का पैसा है तो यू आर इंश्योरिंग कि वो हुआ। आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड एरर्स, मतलब क्या, मेकर एंड चेकर आर डिफरेंट, मेकर एंड चेकर आर डिफरेंट, ठीक है। तुम्हारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपडेटेड था, एरर फ्री था, ठीक है, तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइम पे बनाया, ठीक है। अब आ जाओ सीएसआर के ऊपर, एक मिनट। हाँ हाँ, ये देखो, येलो लिमिटेड, डर्टी फेलो, जल्दी। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं उस ऋषि को पूछ, कुछ नहीं बेटा, बकवास कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। मुझे लगा ऋषि कुछ पूछ रहा था, ऋषि को कुछ और लगा, बस कुछ नहीं, मिसकम्युनिकेशन, इधर तुम ध्यान दो ना। Yellow Limited has prepared financial statements for the year 1819. Mr. Pratik, the managing director of the company, is declining to sign these financial statements on the ground that it is only the duty of board of directors to sign the financial statements as approved by the board, and he is not liable to sign the same. Now, Mr. Pratik has approached you to advise him regarding his responsibility for signing the financial statement. Advise Mr. Pratik regarding his responsibility as per the provisions of Companies Act. Mr. Pratik has also provided you with the following for more information. The board as a policy does not authorize the chairperson of the company to sign the financial statements. And the company has appointed Miss सुनैना होगा या पता नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, तेरे को बड़ा पता है, सुनैना होगा, है ना, हाँ हाँ, शुभम एंड सुनैना, हाँ हाँ, एज इट्स कंपनी सेक्रेटरी, शुभम सीए और सुनैना सीएस, पावर कपल है ना। ऑल राइट, बोलो। क्या गलत है, सुनैना गलत है कि तू गलत है? प्रतीक, प्रतीक उसका सौतन हो गया ना अभी। बोलो कैसे आंसर कैसे करोगे, पहले मेरे को वो बताओ। करना नहीं करना इज अ वेरी सेपरेट थिंग।
प्रतीक साइन कर सकता है कि नहीं, पहले वो बता। साइन करना पड़ेगा मतलब क्या है? करना ही पड़ेगा मतलब क्या है? चेयरपर्सन नहीं है तो क्या ऑल डायरेक्टर्स? जिसमें से इसमें से एक एमडी होना चाहिए, बराबर है। प्रतीक मैनेजिंग डायरेक्टर है। हाँ, तो मनी प्रतीक को साइन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अलॉन्ग विद अनदर डायरेक्टर, परफेक्ट परफेक्ट। और सुनैना ठीक है, सुनैना को भी साइन करना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट। आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन 38। हेरा फेरी चल रहा है इधर ना। The board of directors of Vishwakarma consists of Mr. Ghansham, Mr. Haider, and Mr. Inder Sen. The company has also employed a full-time secretary. The profit and loss account was signed by Mr. Ghansham, okay, and Mr. Haider. Examine whether the authentications was in accordance with the provisions of Companies Act 2013. आंसर सेम ही है, प्रोविजन वही लिखना है। वहां पे क्या था, करना ही पड़ता, यहाँ पे नहीं कर सकता। मतलब नहीं कर सकता मतलब उस दो में से एक अपने को चाहिए। नहीं, घनश्याम नहीं, इंदर सेन। हमको इंदर सेन चाहिए, प्लस सीएस का भी सिग्नेचर लगेगा। सीएस का नाम नहीं है, बट वी विल से कि सीएस का भी सिग्नेचर लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। ये देखो दिलीप टेलीलिंक्स, एक बार ये देख लो। चुप करो यार। सेम ही है, नाम ही चेंज हुआ ना, इसके लिए बोलता हूँ क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। अब ये मत समझो कि हमको भी नाम चेंज करके आएगा। बट ये 4-5 करोगे ना तो कुछ छठा आड़ा टेढ़ा पूछा ना तो तुमको वो टैकल करने का एबिलिटी रहेगा, बस ये पर्पस होता है। अगर आ गया नाम चेंज करके तो नसीब, मस्त, मजे। बट अगर नहीं आया तो भी टेंशन लेने का बात नहीं है, बट मिलता जुलता आएगा तुमको, ठीक है? ऑल राइट, बस हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। साइनिंग पे ऐसा कुछ ना कुछ आ सकता है। सीएसआर, अब ध्यान से सुनो। सीएसआर इज इन विच शेड्यूल? शेड्यूल 6? गलत, कुछ भी, मैं कुछ भी बोलूंगा तुम बांध लेगा, है ना? होश में आओ। शेड्यूल 7, ठीक है, ध्यान से। ध्यान से बेटा, एवरीबडी, सीएसआर इंक्लूड्स वो लॉट ऑफ थिंग्स, वो तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है? सीएसआर व्हाट एक्सक्लूड्स। क्योंकि क्वेश्चन तुमको पूछेगा ये सीएसआर में था कि नहीं, एंड जनरली वो एक्सक्लूजन्स के ऊपर पूछेगा, ठीक है? मैं उल्टा जाता हूं। स्पॉन्सरशिप सीधी सी बात है, बेस्ड एक्टिविटीज एम्ड एट मार्केटिंग बेनिफिट्स। तुमने शौचालय वौचालय बना के बाहर स्पॉन्सरशिप कर दी, ठीक है? सुलभ शौच, मतलब पॉइंट इज सी इट्स नॉट वॉशरूम टेक्निकली, द समझाने के लिए कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, बट तुम्हारा टारगेट क्या है? मार्केटिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये बार लालबाग गए थे, जो गया था वो उसको क्या दिखा उधर? कैंपा, जियो, ये सब क्या है? अरे गया तो कोई बात नहीं, उसका क्यों हाथ पकड़ रहे हैं तुम लोग यार? मार्केटिंग है ना बेटा। तुम एक खर्चा का डबल बेनिफिट तो नहीं ले सकता ना।
तुम ये बार अगर गए थे लाल बाग के अंदर तो तुमको दिखा कि भाई रिलायंस ही दिख रहा था उधर, बेसिकली जियो टेलीकॉम दिख रहा था, कैंपा कोला दिख रहा था, फलाना डिमका, हर जगह लाइट्स पे नाम बैनर हर जगह पे वो लगा, बराबर है। तो यू कैन नॉट स्पॉन्सर सम चैरिटेबल कॉज, ध्यान से सुनो, यू कैन नॉट स्पॉन्सर सम चैरिटेबल कॉज with the aim or with the intention of having marketing benefits। तो ये CSR एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्लियर है। फिर ऊपर जाते एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019। मतलब आप कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स देते हो ना बेटा, उसके ऊपर CSR, उसको CSR नहीं माना जाता। एम्प्लॉय के लिए कुछ खर्चा किया आपने, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए खर्चा किया, तो उसको CSR नहीं माना जाएगा। जैसे परक्विजिट्स में कितने अलग अलग परक्विजिट्स रहते हैं, बराबर है, तुमने देखा है ना, तो उसके अंदर भी ये चीजें नहीं इंक्लूड होती है। ये ऑब्वियसली डिसअलावेंस याद है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये CSR भी नहीं कंसिडर किया जाता। ऑलराइट, वो वहां डिसअलावेंस होता है, नीचे डिडक्शन मिलता है, बराबर है। यहां पे CSR डिसअलावेंस है बेसिकली, क्लियर है। एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एक्सपेंडिचर, बट यहां पे ध्यान रहे एक चीज, एक्सेप्ट, मतलब समझो हमारा वो जैवलिन थ्रोअर कौन था, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को हमने भेज दिया रशिया, समझो यार, कॉन्सेप्ट समझो, जा वहां जाके ट्रेनिंग कर, ठंडी में फेंक रोज, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यहां जब आएगा तो एकदम फुल पावर फेंकेगा, समझ में आ रहा है। मतलब एनी इंडियन एथलीट, एनी इंडियन एथलीट हु इज ट्रेनिंग अब्रॉड, ठीक है, एनी इंडियन एथलीट हु इज ट्रेनिंग अब्रॉड एंड आपने उसके ऊपर खर्चा किया, वो माना जाएगा। उसके अलावा जो भी आउटसाइड एक्सपेंसेस है ना, वो माने नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्ट ट्रेनिंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है ना, अपना बंदा होना चाहिए। विराट कोहली को बोला यूके चले दिया, और यूके में थोड़ा ट्रेनिंग कर, कुछ समझो वहां स्पोर्ट्स फैसिलिटी है या कुछ मशीन है बॉल्स का खेलने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। एक्टिविटीज इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कंपनी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एक्टिविटीज इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब आपके जो रेगुलर एक्टिविटीज है, ऑफ कोर्स उसमें आप CSR नहीं क्लेम कर सकते हो, समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर, ये कोविड के टाइम पे इंपॉर्टेंट था, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर कोई फार्मा कंपनी है जो कोविड-19 का रिसर्च कर रही है ना, वो एप्लीकेबल या एलिजिबल हो जाता है फॉर CSR। फार्मा कंपनीज जनरली रिसर्च डेवलपमेंट करती है, रिसर्च उनका काम ही होता है, तो नॉर्मली आप रिसर्च कैन नॉट बी क्लेम्ड एज CSR, बट ड्यूरिंग कोविड टू एनकरेज या प्रोवाइड रिलीफ, तो लोग ने बोला कोविड-19 रिलीफ इज एन एलिजिबल CSR एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू, वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट है बेटा, एंड आपको एनुअल CSR रिपोर्ट में क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है, बराबर है। इतना पहले CSR होता क्या है, उस पर तो मैंने बात करना ही भूल गया। फुल फॉर्म मेरे को आता है बेटा, फुल फॉर्म मेरे को आता है। CSR क्या होता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, आपका कोई लॉ में पेमेंट है, जैसे इनकम टैक्स, टैक्स पेमेंट, ऑक्ट्रॉइड, GST, PF या बोनस, जो स्टैट्यूटरी पेमेंट है, बराबर है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर इफ यू क्रॉस अ सर्टेन नंबर यू आर सपोज टू हैव अ कैंटीन, तो कैंटीन का जो खर्चा है वो CSR में नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्लियर है बेटा। CSR क्या होता है ना, तुम इतना कमा रहे हो, इतना बेनिफिट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, सोसाइटी से कर रहे हो, तो वो बोलता है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारा भी टाइम है कि सोसाइटी को थोड़ा वापस देना। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिजिबल प्रोजेक्ट्स है, तो बेसिकली वो क्या बोलता है, इफ यू आर क्रॉसिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, हर एक पे नहीं, मतलब आप एक अच्छी खासी बड़ी तगड़ी कंपनी हो, वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पब्लिक को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें CSR में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कब आप पे CSR लगता है,
और कितना लगता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं, नॉट कि सीएसआर क्या है। सीएसआर क्या एक्सक्लूड किया आपने देख लिया, ऑल राइट ठीक है। अब यहां पे आ जाओ एक बार, हाँ ये देखो एप्लीकेबिलिटी, ध्यान से पहले इधर आ जाओ, सीएसआर एप्लीकेबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो वहां पे 500, 1000, 500, वहां पे ऊपर, ऊपर क्या था, हाँ क्या, किसकी एप्लीकेबिलिटी, किसकी एप्लीकेबिलिटी, नेफ्रा की। यहां पे सीएसआर में अगेन 500, 1000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, एनी वन। या तो आपका नेटवर्थ है 500 करोड़ के ऊपर, टर्नओवर है 1000 करोड़ के ऊपर, या नेट प्रॉफिट है कितना, 5 करोड़ के ऊपर। ये क्या बना रहा है, सीएसआर कमिटी की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर आपका ये थ्रेशहोल्ड क्रॉस होता है तो आपको बनाना क्या है, सीएसआर कमिटी। अब ये नेट प्रॉफिट आपने देखा, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज एज पर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द एक्ट, मतलब शेड्यूल 3, जो आपके पीएनएल में से नेट प्रॉफिट आता है वो ही नेट प्रॉफिट, बट इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। एक्सक्लूड सबसे क्या है, प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस, समझ में आ रहा है, मतलब फॉरेन ब्रांच का प्रॉफिट है वो आपको निकालना है, बिकॉज आपने सीएफएस बनाया होगा या ऐसा कुछ, तो वो आपको निकालना है। दूसरा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम निकालना क्यों है, व्हाई डू वी हैव टू रिमूव डिविडेंड इनकम। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, बराबर, वापस बोलो। डबल काउंटिंग ना हो, एवरीबडी समझ में आ रहा है। ये डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, तो जब इंडियन कंपनी ने तब दिया होगा डिविडेंड, तब सीएसआर उधर कैलकुलेट हुआ होगा, फिर हम वापस उस पर कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो एवरी कंपनी रिसीव्स या रिमूव्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट, क्या निकालना पड़ेगा, डिविडेंड कंपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, एक कंपनी दूसरे कंपनी को डिविडेंड, एक कंपनी डिविडेंड कहां से देती है, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट आता कहां से है, नेट प्रॉफिट में से, बराबर है। अब तुम दूसरे वापस डिविडेंड किसी और में काउंट करोगे तो डबल काउंट हो जाएगा ना, अरे हाँ या ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो डिविडेंड को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। तो नेट प्रॉफिट आप समझ गए, नेट वर्थ क्या है, ये देखो, नेट वर्थ इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड डेबिट और क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब शेयर होल्डर्स फंड बेसिकली, है ना। शेयर होल्डर्स फंड ही हो गया ना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ गया, एंड पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस ऑफ पीएनएल, मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लेस अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। ये देखो एक्सक्लूड क्या करना है, ये ध्यान देना, रीवैल्यूएशन, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन रिजर्व्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो यहां पे डबल काउंटिंग होती है तो हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, हम्म,
मेरे को समझा ही नहीं क्या बोल रहे हैं. Debit balance of profit and loss is accumulated losses. Necessary सेम है. बट वही तो बोल रहा हूँ. ईयर ऑन ईयर जो पुराना रहेगा वो accumulated losses में आएगा. हाँ तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना वो. सेम इफेक्ट ही आएगा ना. ये क्या हुआ सोहम. ये वाला पॉइंट क्या है. मेरे पास कोई रिजर्व्स बने हुए हैं तो मैं रिजर्व्स को ऐड कर दूंगा. ये साल में मेरे पास कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को भी ऐड कर दूंगा. लॉस है तो माइनस कर दूंगा. और कुछ पुराना पीछा पुराना पाप है, पुराने लॉसेस मेरे बुक में दिख रहे तो उसको माइनस कर दूंगा. इररिस्पेक्टिव द इफेक्ट रिमेन्स द सेम ना बेटा. कुछ भी करो लॉस तो माइनस ही होगा ना बेटा. ऊपर भी मैंने प्लस लिखा है तो मैं लिखूंगा तो लॉस है तो मेरा आंसर तो नेगेटिव में रहेगा ना बेटा. थोड़ी ना मैं लॉस को जोड़ दूंगा यार. ऐसा मत कर हम यार. इंटर है अपना. नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. इफेक्ट तो वही है ना. पर इफेक्ट तो क्या है, लेस ही होगा ना. ये डेबिट भी लेस ही होगा ना. क्रेडिट ऐड होगा. यस और नो. ठीक है ठीक है. अब कॉम्पोजिशन ध्यान से. सीएसआर कमिटी किसको बनानी है. नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000, नेट प्रॉफिट 5 करोड़. सीएसआर कमिटी में कौन होगा. 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट, इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये जरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब ध्यान देना बेटा. देखो 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 देखो. ऊपर हमने क्या देखा. ऊपर हमने क्या देखा. सर अगर नेटवर्थ 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो आपको क्या करना है. सीएसआर कमिटी बनानी है. बट आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो अगर 50 लाख से कम है ना तो यू डोंट नीड टू मेक सीएसआर कमिटी. दो अलग अलग चीजें हैं. एक एग्जेम्पशन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. यहां पे एक्सपेंस की बात नहीं की हुई है. यहां पे बोल रहा है कि नेटवर्थ 500,000 5 ये एक्सीड हुआ तो आपको क्या बनाना है. सीएसआर कमिटी. बट इफ योर एलिजिबल एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, ऑल राइट, दो यू डू नॉट नीड टू मेक अ सीएसआर कमिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग. बट सीएसआर कमिटी नहीं बनानी. सीएसआर का काम होगा बट सीएसआर की कमिटी नहीं बनानी है. समझ में आ रहा है. कमिटी का काम कौन करेगा. इट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. समझ में आया डिफरेंस. सीएसआर कमिटी बनेगा कब, सीएसआर कमिटी बनेगा कब नहीं. समझ में आ रहा है. तो खर्चा है. अब ध्यान से सुनो. हाँ ये देखो खर्चा कितना करना है. अब आपको समझ में आ रहा है. जो 50 lakhs है ना वो कैसे कैलकुलेट होगा. 50 lakhs कैसे कैलकुलेट होगा. मिनिमम अमाउंट टू बी स्पेंट फॉर सीएसआर एक्टिविटीज. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट. 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट. एग्जिस्टिंग कंपनीज है तो 2% एवरेज कितने का लेंगे. 3 साल का. एवरेज ऑफ
3 इयर्स, अगर 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल हुआ है तो 2 साल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 साल से पुरानी कंपनी है तो 3 साल का एवरेज, 3 साल से कम का है तो 2 साल, अगर 2 साल का है तो 2 साल का एवरेज। समझ में आ रहा है? इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 इयर्स, CSR spending is based on the years of the profits of the years completed. 2 साल कंप्लीट हुए तो 2 साल, एक हुआ तो एक, 2% ऑफ दैट ईयर। समझ में आ रहा है? माफी नहीं है कहीं भी। अब ये जो कैलकुलेट किया, ये अगर 50 लाख से कम आया ना, CSR खर्चा तो करना है, कमेटी नहीं बनानी, कंफ्यूज नहीं होना। और कमेटी बनाना मतलब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कमेटी में कौन रहेंगे? 3 डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर में से कौन रहेगा? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है तो 2 ही डायरेक्टर CSR एक्टिविटीज करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर नहीं लग रहा, इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 डायरेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है? 50 मतलब यहां पे मैं ब्रैकेट में वो 2% वाला रूल का रेफरेंस दे देता हूं। ठीक है, यहां पे ये हो गया। अब कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी विल हैव एटलीस्ट 3 इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जरूरत नहीं है तो CSR में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 ही डायरेक्टर है, मिनिमम 2 होता है ना, तो कितना? 2 लोग रहेंगे। ठीक है। फॉरेन कंपनी पे भी CSR लगता है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पे भी CSR लगता है। तो उनको कितने लोग चाहिए? अगेन 2, बट एक तुम्हारा एक हमारा। एक तुम्हारा एक हमारा मतलब एक वो फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करेगा, एक हम नॉमिनेट करेंगे। समझ में आया? इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक अपना सब क्लियर है CSR। ठीक है, ऑल राइट। अब ध्यान से सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? एवरीबॉडी ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऊपर आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? एवरीबॉडी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है? मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, बट ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट कैन नॉट एक्सीड 3 इयर्स। बट 3 इयर्स कहां से? 3 इयर्स कहां से? एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड। मतलब अगर मैंने ये प्रोजेक्ट ये साल में स्टार्ट किया, समझो मैं एक डैम बना रहा हूं, एक एलिजिबल कॉर्पोरेट CSR एक्सपेंडिचर है, तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब वो 1 साल से ज्यादा लगेगा। बट अगर 1 साल से ज्यादा लग रहा है तो 3 साल से कम, मतलब 3 साल में वो खत्म हो जाना चाहिए। बट 3 साल कहां से? ये साल खत्म होने के बाद, मतलब 25-26 है, 25-26 के बाद 3 साल। काउंटिंग आसान हो जाती है ना, क्योंकि अभी यहां से डेट टू डेट काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये साल जाने दो, ये साल स्टार्ट किया, 2026 तक पहुंचो, उसके बाद आप 3 साल फाइनेंशियल ईयर काउंट कर लो। तो 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि वो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है एंड इट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? इट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? 3 इयर्स। 3 इयर्स कहां से? एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज स्टार्टेड और कमेंस्ड। एंड ध्यान से रखो, shall include and it shall include such a project that was not approved as a multi-year project। मतलब क्या बेटा? ध्यान से, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो सिंगल ईयर प्रोजेक्ट था, बट फॉर सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो प्रोजेक्ट
नेक्स्ट ईयर पे कंटिन्यू हो गया, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? बट उसमें हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया जो आप एक साल के अंदर कंप्लीट करने वाले थे बट एक साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? सो व्हाट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इज अ, everybody, what is an ongoing project? It is a multi-year project, but the multi-year project should not exceed, the multi-year project should not exceed 3 years. ठीक है? It also includes any project that was not approved as an ongoing project, मतलब एक साल के अंदर खत्म होने वाला था but extended beyond 1 year. बट उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, टू अंडरस्टैंड द अमाउंट स्पेंड। स्पेंड कितना करना है एवरीबडी, स्पेंड कितना करना है, 2%, बराबर है 2% स्पेंड करना है ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स। 2 साल से कम है तो कम वाले का एवरेज ले लो, ठीक है? ऑल राइट। प्रेफरेंस शुड बी गिवन इन लोकल एरिया, मतलब तुम महाराष्ट्र का कंपनी है तो महाराष्ट्र में खर्चा करो, तुम जाके दिल्ली वगैरह में खर्चा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? फेलियर टू स्पेंड, ठीक है? अगर नहीं खर्चा कर पाए, अगर नहीं खर्चा कर पाए, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं खर्चा कर पाए यू हैव टू गिव द रीजंस क्यों नहीं कर पाए। बोर्ड रिपोर्ट में वन ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एनी अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। तो ऑटोमेटिकली नीचे के प्रोविजंस पढ़ोगे तो बोर्ड रिपोर्ट कवर हो जाता है कि एक एक पॉइंट्स तुम यहां पे कंटेंट्स के अंदर डाल सकते हो, ठीक है? सो मस्ट स्पेसिफाई द रीजन। नाउ अनस्पेंट अमाउंट का क्या करोगे, अनस्पेंट अमाउंट का क्या करोगे, यू हैव टू ट्रांसफर इन अ स्पेशल और अ डिफरेंट फंड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। स्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, ठीक है? ध्यान से बेटा, ये जो स्पेसिफाइड फंड है ना ये अलग है, ऑल राइट? अब नीचे अगर तुम देखोगे ना, अनस्पेंट अमाउंट फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ऑल राइट? अदर देन ऑन गोइंग मतलब सिंगल वाला था, तुमने पैसा निकाला बट तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाए, बट अमाउंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट तुमको समझ गया, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है? तुमको क्या करना पड़ेगा, 30 days के अंदर टू अ डिफरेंट अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, एंड इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 financial years, क्योंकि मैक्सिमम हमने ऑलरेडी ऑन गोइंग में देखा ना 3 साल ही है। तुम्हारा पैसा निकाला, तुमने स्पेंड नहीं कर पाए, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए तो स्पेशल अकाउंट में जाएगा, अदर देन ऑन गोइंग है तो स्पेसिफाइड फंड के अंदर जाएगा। दे आर डिफरेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, फंड इज डिफरेंट। फंड इज मतलब शेड्यूल 7 में एलिजिबल फंड्स है, नोटिफाइड फंड्स है। और यू अंडरस्टैंडिंग? अगर नहीं हुआ 3 साल के अंदर, वो भी नहीं कर पाए, तो पैसा किधर डाल दो, वही फंड में। छुटकारा कहीं नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर तुमने अनस्पेंड अमाउंट 3 साल में नहीं कर पाए तो वो पैसा किधर जाएगा, फंड के अंदर जाएगा। ये कौन सा फंड है, ये वाला फंड, समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर फंड है ना शेड्यूल 7 वाला जो स्पेसिफाइड था वो वाला, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। ऑल राइट, ट्रीटमेंट फॉर एक्सेस सीएसआर एक्सपेंडिचर। देखो अनस्पेंड ऊपर था, तुमने खर्चा नहीं किया, अब एक्सेस मतलब क्या है, ज्यादा खर्चा कर दिया। समझ में आ रहा है? ज्यादा खर्चा कर दिया मतलब क्या हुआ बेटा, तुम्हारा जो 2% था ना वो 2 करोड़ था, तुमने 3 करोड़ खर्चा कर दिया। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। एक एक्सेस किया, एक का तुम सेट ऑफ ले सकता है नेक्स्ट ईयर। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ा है ना, फिटूस, फिटूस करते हैं ना अपन, प्रॉफिट एंड लॉस। तुमने ज्यादा कर दिया कोई बात नहीं, तुम्हारी ऑब्लिगेशन से तुम इसका बेनिफिट अगले साल ले सकते हो। तो समझो अगले साल अगर तुम्हारा आया 2 करोड़, तो 2 करोड़ में से तुम क्या बोलोगे, 1 करोड़ ऑलरेडी स्पेंट इन द प्रीवियस ईयर, बैलेंस तुमको कितना खर्चा करना है, वो 1 करोड़। समझ में आया? इफ अ कंपनी स्पेंड्स मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, द एक्सेस अमाउंट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट future CSR obligations for the next 3 financial years. ठीक है? It shall not accrue any surplus generated from CSR activity। मतलब ये एक क्लैरिफिकेटरी नेचर है। तुमने डैम वैम बनाया, तुमको डैम में से पैसा आ रहा है, तो वो पैसा इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर, एंड सेट ऑफ शुड पास, यू शुड पास अ
रेजोल्यूशन। अब समझो मैंने डैम या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बनाया, उससे मुझे पैसा आ सकता है? अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वो पैसे का क्या करूं? खाऊं? क्या करूं? खा जाऊं? बोलो ना यार। लॉजिकली क्या करना पड़ेगा? सीएसआर में ही डालना पड़ेगा। सो इफ यू लुक ओवर हियर, योर सरप्लस फ्लो समझ रहे हो पढ़ने का? ये इंपॉर्टेंट है। सरप्लस लिंक करना इंपॉर्टेंट है। सरप्लस क्या जाएगा? प्लाउड बैक, या तो अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट, या स्पेसिफाइड फंड। अब समझा? तो ये ऑर्डर या ये फ्लो में पढ़ोगे तो क्लियर होगा, ऐसा वन आफ्टर द अदर पढ़ोगे तो लिंक नहीं बैठेगा। ये जो सरप्लस आया, इलेक्ट्रिसिटी डैम जनरेशन, पावर जनरेशन किया समझो तुमने, उसमें से पैसा आया तो वापस उसमें ही डालो, या तो किधर डालो? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट कब बनाया था हमने? होश में आओ, कब? ऑन गोइंग या अदर देन ऑन गोइंग? ऑन गोइंग के अंदर था, तो उसमें डाल दो, या तो स्पेसिफाइड फंड के अंदर डाल दो। यू आर नॉट अलाउड टू टच दैट मनी टेक्निकली। सरप्लस फ्रॉम सीएसआर, और ये जो सरप्लस फ्रॉम सीएसआर है वो उधर काउंट नहीं होता जो सेट ऑफ वगैरह है। एंड बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अलाउिंग सेट ऑफ। क्लियर है? अब वो जो सीएसआर कमेटी थी उसका खर्चा होगा। अरे बोलो ना, सीएसआर कमेटी बनेगी तो खर्चा होगा ना। स्नैक्स वैक्स खाएगा पिएगा, मीटिंग वीटिंग करेगा, खाओगे कि नहीं? उस पर भी लिमिट है बेटा, 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। तुमने 2 करोड़ किया, उसका एडमिन एक्सपेंस कैन नॉट बी मोर देन 5%। ये याद रहे। स्नैक्स का पैसा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेलकम मूवी देखा है ना? स्नैक्स वो खुद आता है तो 1 करोड़ बढ़ जाता है ना। मजनू भाई खुद आता है तो 1 करोड़ बढ़ जाता है ना। पेट्रोल भराता है वो 1 करोड़ का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीड 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। ठीक है? ये देखो, सीएसआर एप्लीकेबिलिटी does not apply to IFSC and private company for 5 years from the commencement of business. ये ध्यान से रहे। IFSC कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट, फर्स्ट 5 years के लिए आपको सीएसआर नहीं लगेगा। ठीक है? ठीक है। ऑल राइट, चलो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। वेलकम। बैठो 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 यार।